टेलीनॉर है वो पाकिस्तान से रुखसत हो रही है। पाकिस्तान में जब तक बचत का रेट ऊपर नहीं जाएगा उस वक्त तक शराय तरक्की नहीं बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और ये बड़ी स्ट्रेटेजिक जो है ये इन्वेस्टमेंट हुई है अरामको की। दिस इज द लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इन द वर्ल्ड। ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर एक प्राइवेट कंपनी जो है उसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो आके इन्वेस्ट कर रही है। एक यूएई की कंपनी है, वो ओन करती है पीटीसीएल को। इसके अंदर बड़े इश्यूज चल रहे हैं पिछले 20 साल से। रॉयल डच वो अब शेल वाले जो हैं वो भी छोड़ के चले गए हुए हैं। वारिद जब फॉर सेल गया, पहली बात तो क्यों उनको सेल करना पड़ा। फिर एक और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने आके जो एग्जिस्टिंग थी उसने खरीदा। कोई नया प्लेयर नहीं आया मार्केट। सेविंग रेट्स का जो है चक्कर, क्या हम इसको इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते मजीद? ये वो वाली सेविंग्स है, ये एक्चुअली गवर्नमेंट की बोरोइंग है। आपसे कर्जा लेके तो पिछला कर्जा उतारना है, तो वो तो कोई बेनिफिशियल किस्म की इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रही। इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन कंपनीज एंड द लाइक्स, तो उनके पास दे आर वेरी वेरी कैश रिच एंड देन दे गो एंड देन दे इन्वेस्ट। पाकिस्तान में 42 कंपनीज इंश्योरेंस की हैं और इंडिया जो कि उसकी इकोनॉमी 10 टाइम्स बड़ी है उसमें सिर्फ 57 है। तो हम तो रीजनल में इतने नीचे हैं। हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो उधर बैठ के मक्खियां मार रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये स्केड्यूल जो है ईसीपी ने पहले क्यों नहीं इशू किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान के साथ दोबारा आपके सामने मैं और हारून ख्वाजा साहब हाजिर हैं। और आज भी हफ्तावार जो डेवलपमेंट्स होती हैं पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की पॉलिसी अमूर के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, उसका हम जायजा लेते हैं। और इस हफ्ते में क्या हुआ है मुख्तसरन आपको ये बताते हैं कि कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं, कुछ मिली जुली न्यूज़ हैं। अच्छी न्यूज़ सबसे पहली तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरोज जुम्मे को, आज हम ये सैटरडे को रिकॉर्ड करें तो जुम्मे को उन्होंने फैसला दिया था कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और शेड्यूल जारी कर दिया इलेक्शन का। इसके ऊपर पहले बड़ी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन लगता है कि अब वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है। और नाजरीन, इसके अलावा दूसरी जो अहम बात हुई वो ये हुई कि आरामको, जो कि सऊदी एक बहुत बड़ी कंसर्न है, उन्होंने पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है 40% तक वो उसकी स्टेक्स खरीदने की वो कोशिश, अपना इरादा शो किया है। और ये एक अहम डेवलपमेंट इसलिए कि पाकिस्तान एफडीआई के लिए काफी कोशां है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और अब ये गल्फ से आ रही है। ये किस हद तक आगे जाएगी, किस हद तक ये बेनिफिशियल होगी, ये भी हम बातचीत करेंगे। और जो टेलीनॉर है वो पाकिस्तान से रुखसत हो रही है। पीटीसीएल ने उसको $400 मिलियन में उसको खरीद लिया है। उसका काम जारी है। इसके क्या मुज़मिरात होंगे, कुछ इस पे भी बात करेंगे। और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर थे डॉक्टर इशरत हुसैन, उन्होंने ये कहा अपनी एक तकरीर में चंद रोज पहले कि पाकिस्तान में जब तक बचत का रेट ऊपर नहीं जाएगा उस वक्त तक शराय तरक्की नहीं बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी। और ये एक अहम नुक्ता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वेलकम ख्वाजा साहब। स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये जो आरामको की डील है जो कि इस वक्त हो रही है, अभी इसकी तफसीलात मजीद आना बाकी हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स अ गुड इवेंट। अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान की जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ऑल्दो अभी इसका क्वांटम नहीं पता लगा और क्वांटम को इतना ज्यादा भी नहीं होगा। इट्स अ प्राइवेट कंपनी और गो के नाम से, गैस एंड ऑयल। और इसमें बेसिकली ये कोई साहब थे, रियाज चौधरी साहब, उन्होंने सेवरल डेकेड्स अगो साउथ पंजाब से ये काम शुरू किया ऑयल की तरसील का। राइट। और उसके ये जो कन्वीनियंस स्टोर्स वगैरह होते हैं, ये पेट्रोल पंप्स वगैरह, वहां पे वो उन्होंने बनाने शुरू किए। फिर उनके साहबजादे जो हैं वो खालिद रियाज, उन्होंने फिर उसको बड़ा एक्सपैंड किया और काफी उसमें तरक्की की। एंड देन व्हाट ही डिड वाज कि वो तकरीबन 10 साल पहले तारिक करमानी साहब पीएसओ के हेड होते थे, तो
वो जब उन्होंने पीएसओ छोड़ी तो उनके साथ मिलके इन्होंने फिर इसको बड़ा टेक्निकली साउंड तरीके से एक्सपैंड किया एंड इसका इस वक्त जो है हुजम जो है इस कंपनी का वो ये है कि गालबन इनके को 1200 के करीब जो है ये स्टोर कन्वीनियंस स्टोर्स पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं पूरी कंट्री के अंदर और 800 ट्रक हैं जो कि ऑयल को लेके सप्लाई करते हैं पूरे मुल्क के अंदर बट द अदर इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इनके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो उन्होंने बड़ी मेटिकुलसली बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप किया ऑल ओवर पाकिस्तान और दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज जो कि ऑयल को स्टोर करती हैं पाकिस्तान के अंदर 2 लाख मेट्रिक टन जो है वो तेल ये करते हैं इनके पास कैपेसिटी है तो ये तो ये गैस एंड ऑयल के साइड की स्टोरी थी तो अच्छा फिर इनकी कोई पार्टनरशिप वगैरह भी थी किसी फॉरेन इन्वेस्टर के साथ वो उन्होंने बाय बैक कर ली राइट और ये बड़ी स्ट्रेटेजिक जो है ये इन्वेस्टमेंट हुई है अरामको की अच्छा अरामको ऑन दी अदर हैंड यू नो वो भी अपना जो है उसको अपनी प्रेजेंस जो है मार्केट के अंदर क्योंकि वो $2 ट्रिलियन की कंपनी है अरामको सऊदी अरामको ना ये सऊदी अरेबिया की जो कंपनी जो कि बेसिकली सारा ऑयल जो सऊदी अरेबिया का प्रोड्यूस होता है बल्क ऑफ इट वो अरामको सऊदी अरामको के तहत होता है कंपनी की अप्रोक्सीमेट वैल्यूएशन जो है वो $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है तो वो डाउनस्ट्रीम उनकी प्रेजेंस जो थी वो कम थी मतलब जिस हिसाब से जिस साइज ऑफ द कंपनी है ये दिस इज द लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इन द वर्ल्ड उस हिसाब से उनकी डाउनस्ट्रीम यानी कि जमीन के ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंस उस तरह से नहीं है कि आप जब ये देखते हैं आप पेट्रोल पंप वगैरह देखते हैं उसके ऊपर जो लोगो लगा होता है तो आपको सऊदी अरामको के लोगोज जो हैं वो उस हिसाब से नहीं नजर आते जिस हिसाब से सऊदी अरामको का साइज है तो ये उनकी प्लानिंग जो है ये पिछले कई सालों से चल रही थी कि ये भी बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से वो डाउनस्ट्रीम मूव करना चाह रहे थे तो आई प्रिज्यूम कि पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है जहां पे इनको ये तजर्बा करना जो है एक तो सस्ता है फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव डॉलर की पर्सपेक्टिव से और दूसरा ये है कि तजर्बा हासिल करने के लिए तो दिस आई थिंक वाज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी छोटी कंपनी उनके हिसाब से छोटी है लेकिन ऑफ कोर्स हमारे हिसाब से पाकिस्तान के हिसाब से यू नो एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज वेलकम तो वो दोनों के इंटरेस्ट मैच हुए और बड़ी अच्छी बात है जी कि ये ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर एक प्राइवेट कंपनी जो है उसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो आके इन्वेस्ट कर रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट लेकिन ये मैं समझता हूँ इट्स ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर हाँ एक आगाज तो हुआ है ना कम से कम इस सेक्टर में और वैसे भी वी आर स्टार्व्ड फॉर एफडीआई तो इसी के साथ एफडीआई का चूंकि जिक्र हो रहा था तो पहले आपको पता है कि पाकिस्तान में जब टेलीकॉम सेक्टर डीरेगुलेट हुआ काफी कंपनीज बनी आया पैसा अब टेलीनॉर जो है वो जा रहा है पाकिस्तान से ये कंपनी और पीटीसीएल उसको खरीद रही है थोड़ा सा हमें और नाजरीन को ये भी बताइए ये उनकी जो डील है इसके ऊपर कुछ लोग वेलकम भी कर रहे हैं कुछ लोग उसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं और जरा आप दोनों साइड इसकी बताइए जी वेल देखिए ये भी और जो पिछली हम बात कर रहे थे उसमें एक मैं आपको और बता दूं कि ये सऊदी अरामको जो है इसका एक वैल्वोलाइन ब्रांड है ये जो आपको ऑयल वगैरह मिलता है जो आप गाड़ियों में चेंज करते हैं और भी ऑयल प्रोडक्ट्स जो हैं तो ये जब इनका हो जाएगा फाइनल तो आप फिर पाकिस्तान के अंदर भी इस नाम से देखना शुरू कर देंगे प्रोडक्ट्स पेट्रोल पंप्स के ऊपर बने हुए पड़े हुए अच्छा अब आते हैं आपकी इसके ऊपर पीटीसीएल के ऊपर तो द पॉजिटिव थिंग इज कि देखें ये दोनों डील्स जो हैं इसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है सो ये प्राइवेट सेक्टर की डील्स हैं विच इज अ वेरी गुड थिंग तो ये मार्केट बेस्ड फोर्सेस के ऊपर डील हो रही है अच्छा यानी कि कोई प्रेशर नहीं है कोई इसमें वो पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है कोई हम अपने एसेट्स नहीं बेच रहे और ये यू नो इस टाइप नहीं दिस इज अ मार्केट बेस्ड डील दोनों तो वो तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन दूसरी तरफ आप देखें ना पीटीसीएल जो है वो इट इज ओन्ड बाय एतिसलात एक यूएई की कंपनी है
जी तो उस वो ओन करती है पीटीसीएल को। इसके अंदर बड़े इश्यूज चल रहे हैं पिछले 20 साल से, जब से ये इसको खरीदा है इत्तेसालात ने। वो मोबाइल ये जो जमीनें पीटीसीएल की हैं हाँ जी उसके अंदर कोई इश्यूज चल रहे हैं काफी, इसके अंदर हैं कि टावर्स और जी बड़े मसाइल आते रहे हैं कि जी कोर्ट केसेस भी रहे हैं इसके। जी जी अब अभी भी चल रहे हैं और भी मतलब हल नहीं हुए बहरहाल। तो मूविंग ऑन, अब इन्होंने खरीदा है टेलीनॉर मोबाइल कंपनी। राइट अच्छा, पीटीसीएल की एक होली ओन्ड सब्सिडरी, यानी कि उनकी एक और कंपनी है पीटीसीएल की, जिसका नाम है पाकिस्तान मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड, पीएमटीएल। राइट पीटीसीएल 100% ओनर है पीएमटीएल की। करेक्ट पीएमटीएल जो है उसका ब्रांड नेम है यूफोन, हम्म यानी कि यूफोन भी एक बहुत बड़ा मोबाइल फोन जो है पाकिस्तान के अंदर उसकी कंपनी है। राइट तो अब पीटीसीएल पहले यूफोन 100% ओन करती है। अब पीटीसीएल ने जाके टेलीनॉर खरीद लिए 100%, उसका मोबाइल जो टेलीनॉर का मोबाइल का सेटअप था वो खरीदा। उसका एक माइक्रो फाइनेंस का भी सेटअप है, वो नहीं खरीदा टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस, वो अभी टेलीनॉर के पास ही। तो अब इसमें तशवीश की बात एक तो ये है कि देखें हमारे, आप देखें ट्रेंड ये है कि मिडिल ईस्टर्न इन्वेस्टर्स और चाइनीज इन्वेस्टर्स सिर्फ वो रह गए हैं। फिर रॉयल डच, वो अब शेल वाले जो हैं वो भी छोड़ के चले गए हुए हैं, वो भी गालबन किसी चाइनीज के साथ उन्होंने किया है या सऊदीज के साथ। तो ये बड़ी इस तरह से तशवीशनाक बात है कि वी वांट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वेस्टर्स टू फोकस ऑन पाकिस्तान। और दूसरी जो बात यह है कि देखिए इतनी बड़ी कंपनी पीटीसीएल जो कि यूफोन को ओन करती है, उसी ने जाके तो खरीद लिया है टेलीनॉर को। यानी कि मार्केट के अंदर जो मोबाइल फोन ऑपरेटर्स जो अवेलेबल हैं, वो पहले ही मोबाइल लिंक जो है उसने खरीद दिया था वारिद को। सो वो एक कंपनी कंट्रोल कर रही है। अब यूफोन और टेलीनॉर एक हो जाएंगे और जोंग एक, यानी कि ये 5 से 3 हो गए हैं। तो वो कंपटीशन बिल्कुल ज़ाहिर है कम हो गया है। जब बिल्कुल कंपटीशन कम होगा तो फिर जो कंज्यूमर है, यू सी, प्राइसेस फिर बढ़ेंगी। कंपटीशन ज्यादा होता है तो प्राइसेस नीचे आती हैं। यही बात बिल्कुल तो बिल्कुल कंज्यूमर को जो है ये अफेक्ट करेगा। तो अब इसके ऊपर देखना ये है कि सीसीपी एक हमारा इदारा है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो क्या इसके ऊपर देख किस तरह से इसको देखता है, क्योंकि इनको अभी रेगुलेटरी अप्रूवल जो है उसके ऊपर कंडीशनल है ये डील। तो जिसके अंदर जी से उन्होंने एससीसीपी, स्टेट बैंक एंड सीसीपी कंपटीशन कमीशन से इन्होंने अप्रूवल लेनी है। सो लेट्स सी व्हाट सीसीपी सेज। वो सीसीपी को अल्लाह करे को पाकिस्तानी कंज्यूमर्स भी याद आ जाए, क्योंकि वो बनाई इसलिए गई थी कि कंज्यूमर्स का ख्याल रखे और कंपटीशन क्रिएट हो। आज तक तो कभी नहीं सुना कि कंपटीशन कमीशन ने कंज्यूमर्स के लिए कुछ किया हो, बट लेट्स देखिए सी। ना बिल्कुल यही बात है। देखें हारून भाई, पीटीसीएल का तो रिकॉर्ड जो है वो हमारे नाजरीन को भी पता है। एक जमाना था जब लैंडलाइंस होती थी, हम दुआ करते थे कि कोई आ जाए कंपटीशन। एक एक साल लोगों को लगता था, फोन सिफारिशें, एक फोन का कनेक्शन लेने के लिए, सेट बदलवाने के लिए। अच्छा, फिर वो डीरेगुलेशन हो गई, मार्केट खुल गई, मोबाइल टेलीफोनी आ गई और कंपटीशन आ गया, टेलीनॉर और दीगर कंपनीज। अब अगर कंपटीशन कम होता है तो फिर वही वाली बात है, एक तो प्राइसिंग के बड़े मसले आते हैं जो आपने जिक्र किया बिल्कुल, और दूसरी इवन सर्विस क्वालिटी का भी। बिल्कुल तो ये मेरा तो जाती तौर पे ये कंसर्न है। आई मीन आई वेलकम कि अगर पैसे अगर पाकिस्तान में की कोई उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कंज्यूमर्स के लिए ये एक चैलेंजिंग देखिए ये रजा, हमें दूसरी साइड भी देखनी चाहिए ना कि हम्म, आप आखिर क्या वजह है कि इनके अलावा और क्यों नहीं। वारिद जब फॉर सेल गया, पहली बात तो क्यों हाँ, उनको सेल करना पड़ा, एक तो ये बात थी। जी दूसरी जी बात ये, जब सेल करना किया तो फिर एक और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने आके जो एग्जिस्टिंग थी उसने खरीदा, कोई नया नया प्लेयर नहीं आया मार्केट। तो आखिर क्या जी वजह है कि ये 20-25 साल से ये मार्केट, बल्कि 30 साल से मार्केट ओपन हुई हुई है। तो क्या वजह है कि क्यों नहीं नए लोग, नई कंपनीज बीच में आई हैं। और उसकी वजह हाँ ये है कि इसकी बड़ी, जिसको कहते हैं कि क्रूअल ट्रीटमेंट इस सेक्टर की हुई है पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर आप देखें ना, वो टैक्सेस इतने ज्यादा हैं
कि मेरे गालबन अगर आप 100 रुपए का बैलेंस खरीदते हैं तो उसके ऊपर तकरीबन 100 रुपए का ही जो है वो टैक्सेस है। सही बात तो है। जाहिर है वो जब इतने ज्यादा टैक्सेस हो तो वो फिर वो सेगमेंट को आप डिप्रेस कर रहे हैं, वो अपना जानबूझ के वॉलंटरली डिप्रेस कर रहे हैं। तो इट्स लिटिल मोर देन ये कंपटीशन का इशू। सवाल ये कि क्यों नहीं ये खुल रहा सेक्टर, इसमें क्यों नहीं और लोकल लोग क्यों नहीं आ रहे आखिर? सही, सही। आखिर क्या वजह है कि ठीक है नेशनल तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये दूसरी कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में, यूरोप में, तो इधर तो वो नेशनल प्रोवाइडर्स होते हैं, फिर लोकल प्रोवाइडर्स भी होते हैं। सो छोटी बिल्कुल। कंपनीज भी होती हैं जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके बड़ी होती हैं। तो मतलब पाकिस्तान में क्यों नहीं ये हो रहा? सो वी आल्सो हैव टू लुक ऑन दिस। इसमें रेगुलेशन के इशू हैं, इसमें टैक्सेशन के इशू हैं, इसमें अगेन पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टमेंट का माहौल है, उसके इश्यूज हैं। सो इसको थोड़ा सा ब्रॉडली देखना पड़ेगा इस इशू को। बिल्कुल, ब्रॉडली आप सही कह रहे हैं, हर ज़ाविये से उसको असेस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, तो बढ़ते हैं आगे। ज़रा ये मईशत पे हो जाए बात, चूँकि अभी हम ये बात कर रहे थे माशी तरक्की की, इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो इशरत हुसैन साहब जो कि बड़े बहुत सारी बुक्स के ऑथर भी हैं, बड़े सीनियर ओहदों पे रहे, वर्ल्ड बैंक में रहे हैं, सिविल सर्विस में रहे हैं, स्टेट बैंक को उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। तो उन्होंने बड़ी एक अहम बात कही, और वो हारून भाई उन्होंने ये कहा कि सेविंग्स का रेट पाकिस्तान में इतना लो है, हम इसका पहले भी जिक्र हमने किया है, टच किया है, लेकिन वो उनका ये कहना है कि भाई इन्वेस्टमेंट, आप हम भी ये इसी प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट लोकल और फॉरेन दोनों जरूरी हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो वो कहते हैं कि सेविंग्स जब लो, रेट इतना लो होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट भी लो रहेगी, इन्वेस्टमेंट लो रहेगी तो फिर ग्रोथ भी लो रहेगी, माशी तरक्की नहीं होगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो जरा इसके ऊपर बताइए कि ये सेविंग रेट्स का जो है चक्कर, क्या हम इसको इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते मजीद? रजा, ये जरा ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मैं सोच रहा था मैं कैसे समझाऊं। तो इस अगर आप इजाजत दें तो इस टॉपिक हाँ। पे आने से पहले मैं एक इशू जो है वो समझाना चाहता हूं हमारे जो व्यूअर्स हैं, कि ये जो प्रोग्राम हमारा होता है ये 30 मिनट का प्रोग्राम होता है। इसमें हमने सेवरल टॉपिक्स रैप अप करने होते हैं। तो ये इट्स पॉसिबल नहीं होता कि आप मतलब कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशली जो होते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, उनको आप डिटेल में बता सकें। तो कई दफा ऐसा होता है कि वो फीडबैक आता है। मसलन लास्ट टाइम रजा हमने वो अफगान रेफ्यूजीज या उनको जो वापस भेजने का फैसला, उस पर बात की थी। तो उसमें एक कमेंट एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कहा था कि जी वो बल्कि इन्वॉल्व हैं अफगान ट्रांजिट ट्रेड में, और वो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, वो उसमें वो कारोबार है उनका और कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इस तरह की कि उसमें कोई स्मगलिंग वगैरह हो रही हो एंड ऑल दैट। और हमने जो बातें की, तो यू नो ये इसके ऊपर पूरा आप 2 घंटे का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हम उन लोगों को तो बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे थे जो लोग अपना काम जो है वो दयानतदारी से करें एंड ऑल दैट। लेकिन द फैक्ट इज कि 4-4.5 बिलियन डॉलर की जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसके ऊपर, ये तो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी को 1.5-2 अरब जो है वो स्मगलिंग हो रही थी उसके ऊपर। तो वेयरएज आप उस बैंड में आते हैं जो कि इसको दयानतदारी से करें, बहुत से लोग नहीं भी कर रहे थे। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये छोटे प्रोग्राम में कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को बड़ा मुश्किल होता है डिटेल में डिस्कस करना। अब आपको पता है हमने सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी रिकॉर्डिंग की है वो हमने वो 1 घंटे से ज्यादा का प्रोग्राम है और पिछले तकरीबन 7 दिन से हम उसकी एडिटिंग में लगे हुए हैं। तो ये डिटेल प्रोग्राम के लिए इतना वो करना पड़ता है। एनी हाउ, ज्यादा मेहनत आप ही की जा रही है उसमें, लेट मी आल्सो एक्नॉलेज दैट। नहीं नहीं, वो क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड है ना, सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हैव योर इयर्स एंड योर जी, माइंड। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। तो देखिए सेविंग्स भी इसी तरह ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अगेन व्यूअर्स को ये समझाने की जरूरत है कि सेविंग्स के ऊपर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है। बहरहाल देखिए, बात यह है कि डॉक्टर इशरत ने जो बात की है बिल्कुल सही। वो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के किसी सेमिनार में उन्होंने, और स्टेट बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने भी शिरकत की। सेविंग्स जो है ना रजा, ये जो हमारी नेशनल सेविंग्स वगैरह वगैरह, इस ये जरा थोड़ा सा ना इसको डिफरेंट तरीके से देखने की जरूरत है। ये वो वाली सेविंग्स है, ये एक्चुअली गवर्नमेंट की बोरोइंग है। सो बिल्कुल। ये वो सेविंग है कि हम तो सेव कर रहे हैं, लेकिन ये देखें ना, गवर्नमेंट अगर ये वाली सेविंग्स लेके तो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर लगाए, और ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर
जिनकी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी हाई हो, तो फिर तो ये वाली सेविंग्स जो हैं बहुत अच्छी हैं। आप पॉइंट समझ रहे हैं? मैं लेकिन बिल्कुल अगर गवर्नमेंट ने आपकी सेविंग्स लेके तो उसका कर्जा उतारना है और कर्जा आपसे कर्जा लेके तो पिछला कर्जा उतारना है, तो वो तो कोई बेनिफिशियल किस्म की इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रही, उस पर क्या रेट ऑफ रिटर्न आना है, वो तो अपना लॉस पूरा कर रहे हैं। तो ये जो हमारी ये सेविंग्स हैं, इससे जरा हट के देखने की जरूरत है राइट 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 कि राइट ये अब डॉक्टर साहब ने जो बात की वो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट, मैंने इसलिए कहा ये इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है कि इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स हम्म ये एंड इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके अंदर जो सेविंग्स होती हैं वो मतलब दूसरी दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ये बहुत कैश रिच एंटिटीज होती हैं, राइट तो क्योंकि लोग कॉन्स्टेंटली रिटायर हो रहे हैं और लोग कॉन्स्टेंटली जॉब मार्केट में आ रहे हैं, तो उनकी पेंशन्स जो हैं जो जॉब मार्केट में आ रहे हैं उनकी अक्रू हो रही हैं और जो रिटायर हो रहे हैं उनको दिए जा रहे हैं, तो उन नेट उनके पास इतना ज्यादा कैश होता है और फिर वो अपनी ये पूरी साइकिल चलाने के लिए उसको इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट करेक्ट इसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस जो है, तो दुनिया में तो बहुत किस्म की इंश्योरेंसेज होती हैं। हाँ जी पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट नहीं है, पाकिस्तान में तो बस वही समझा जाता है कि एक तो वो कमर्शियल इंश्योरेंस है और एक व्हीकल इंश्योरेंस है, वो दोनों ही जो है फ्रैंकली उसमें पाकिस्तान में समझा जाता है कि जी ये तो ऐसी जरूरत नहीं है, कोई कि को बैंक की रिक्वायरमेंट आ गई या किसी वो ट्रैफिक के चालान को बचाने के लिए तो वो सस्ती सी जो इंश्योरेंस होती है वो दिखा देते हैं। लेकिन दुनिया में तो ये बड़ी सीरियसली रिक्वायर्ड होती हैं। एवरीवन हैज टू गेट देयर हाउस इंश्योर्ड, देयर बिजनेसेस इंश्योर्ड, देयर व्हीकल इंश्योर्ड। आप तो गाड़ी लेके नहीं निकल सकते इंश्योरेंस को। यस लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक बहुत बहुत बड़ा एक सेगमेंट है। करेक्ट तो करेक्ट बहुत पाकिस्तान में भी मतलब बाकी इंश्योरेंस के हिसाब से है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आगे कितनी किस्म की फर्दर ऑप्शंस होती हैं कि जी आप आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आपने 1 करोड़ रुपए की लाइफ इंश्योरेंस करानी है कि जी मैं तो आपको ऑप्शंस मिलेंगी जी कि वो 70 साल तक आपने करानी है, आपकी उम्र 40 साल है तो आपको सस्ता रेट महीने का मिलेगा। राइट आपकी उम्र 50 साल है तो वो महंगा हो जाएगा रेट, आपकी उम्र 60 साल है वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। सही अच्छा, फिर और डिफरेंट किस्म की होती है कि जी ये 70 साल के जब आप हो जाएंगे और आप फिर भी हयात हैं, तो एक इंश्योरेंस ये होती है कि जी आप अच्छा जी बस ठीक है खत्म, हमने 70 साल तक इंश्योर कर लिया, थैंक यू वेरी मच, आपका हमारा हिसाब बराबर। एक इंश्योरेंस ये होती है कि आप 70 साल के हो गए हैं और फिर भी हयात हैं, तो वो जो आपने जो कुछ पे किया होता है उसका सर्टेन पोर्शन आपको वापस कर देते हैं कैश में। सो इतनी डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये जितना भी ये कैश आ रहा है, ये इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन कंपनीज एंड द लाइक्स, तो उनके पास दे आर वेरी वेरी कैश रिच एंड देन दे गो एंड देन दे इन्वेस्ट। अब वो इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं? राइट सो वो राइट म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, वो ये अपने स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं, हेज फंड्स के अंदर करते हैं। अच्छा, वो फिर आगे जाके कंपनीज जो हैं वो स्टॉक मार्केट्स में जाती हैं फाइनेंस रेज करने के लिए। एक नई कंपनी है, वो उसने जाना है, वो फाइनेंस स्टॉक मार्केट से रेज करके तो फैक्ट्रियां लगाएगी, जॉब्स क्रिएट करेगी, टैक्सेस पे करेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगी। एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसने एक्सपेंशन करनी है, वो स्टॉक मार्केट में जाके वहां से पैसे रेज करेगी या प्राइवेट लेंडर के पास जाएगी, प्राइवेट इक्विटी के पास जाएगी, वहां से पैसे रेज करेगी। तो ये सारा जो पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड जो है, ये बड़ी केयरफुली ये लोग जाके इन्वेस्ट करते हैं और इनके पास मतलब ये यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप वगैरह में इनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। ये ये पैसा जाके प्रोडक्टिव जगहों के ऊपर लगता है, जिससे फिर रिटर्न आती है, जिससे फिर जॉब्स क्रिएट होती है, इकोनॉमी चलती है, टैक्सेस आते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर इशरत ने एंड गवर्नर स्टेट बैंक ने इसके ऊपर जोर दिया है। ये है इस दीज आर द काइंड्स ऑफ इंश्योरेंसेस दैट वी शुड। अब वो आप नंबर्स वो देखें कि वो मैं पढ़ रहा था कि ये गालबन स्टेट बैंक के गवर्नर ने नंबर दिए कि इंडिया जो है
जिसकी पॉपुलेशन जो है वो हमसे तकरीबन 5-6 टाइम्स बड़ी है और इकोनॉमी हमसे 10 टाइम्स बड़ी है, वहां पे कोई 57 के करीब इंश्योरेंस कंपनीज है, और कंपेयर करें तो पाकिस्तान में 42 हैं। ओके ओके। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में 42 कंपनीज इंश्योरेंस की हैं, और इंडिया जो कि उसकी इकोनॉमी 10 टाइम्स बड़ी है उसमें सिर्फ 57 है। लेकिन वो 57 कंपनीज जो हैं इंडिया की, वो तकरीबन 4% से ऊपर 4+% वहां पे इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन है पॉपुलेशन में, राइट जबकि राइट। पाकिस्तान की 42 कंपनीज हैं वो 1% से भी नीचे, 0.8% है। ओके ओके, हेयर इन ठीक लाइज है, द डिफरेंस। तो आप समझ सकते हैं ना कि अभी हम इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हैं, हम तो डेवलप्ड कंट्री से मगरिब से उसकी तो बिल्कुल, बात ही नहीं हाँ। कर रहे, हम तो रीजनल कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम तो करेक्ट। रीजनल में इतने नीचे हैं, हालांकि हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो उधर बैठ के मक्खियां मार रहे हैं बेसिकली, ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो तो इसलिए आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि इन्होंने जाके वहां ये बात किया और समझाने की कोशिश की है। नहीं नहीं, और ये बड़ी अहम बात आपने ये कही है, इससे क्योंकि देखिए ना, ये बात भी लोगों तक ये पहुंचे पहुंचे, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी इसके ऊपर तवज्जो और दें तो पोटेंशियल तो बहुत है पाकिस्तान की मार्केट में, ऐसी बात भी नहीं है इंश्योरेंस सेक्टर में। मगर मसला वही है कि जो हमने हर्डल्स बनाए हुए हैं वो भी सामने आते हैं, और कुछ कल्चरल कल्चरल एटीट्यूड्स भी, भी हैं। लेकिन रजा उसमें पता है क्या इशू, पाकिस्तान का इशू ये है कि देखें इस वक्त बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द मैसिव डिवैल्यूएशंस, तो हुआ ये है कि वो जो डिस्पोजेबल इनकम है ना पाकिस्तानी सिटीजन की, वो बहुत कम हो चुकी है, और देयर इज हार्डली एनीथिंग दैट पीपल सेव। सो करेक्ट। वो मुझे कोई बंदा बता रहा था जी कि वो लाख रुपए की आप बात करते हैं, वो अपना मुझे बताया था 2.5 लाख रुपए का अपना बजट बताया था कि जी मेरी 2.5 लाख रुपए की सैलरी है, मुझे कुछ नहीं बचता, तो लाख रुपए वाले को छोड़े, वो तो 40-50 हजार रुपए वाले की आप क्या बात करते हैं, तो वो कहां से फिर अपनी इंश्योरेंस का इंतजाम करें, राइट। राइट। लेकिन इसमें पाकिस्तान में ये कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, यू सी, उसको तो उसको समहाउ मैंडेट करना चाहिए कि वो अपनी एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस वगैरह जो है उसको, वो ईओबीआई वगैरह तो हैं, वो एक पेंशन काइंड ऑफ सरकारी पेंशन स्कीम, लेकिन इंश्योरेंस के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर को अगर हम ऑर्गेनाइज कर दिया तो दैट्स अ गुड स्टार्ट कि वो अपने राइट एम्प्लॉइज में इन्वेस्ट करें, सो लाइफ राइट। इंश्योरेंस, सो दैट्स मे बी वेयर द गवर्नमेंट शुड स्टार्ट थिंकिंग, और फिर आपको अपनी ये पर कैपिटा इनकम आपकी इंप्रूव करने की जरूरत है। वो जब तक वो नहीं बढ़ेगी तब तक लोग इंडिविजुअली जो है इस सेक्टर की तरफ नहीं आएंगे। राइट राइट राइट, गॉट इट बिल्कुल। तो इसके ऊपर यकीनन हम आने वाले हफ्तों में भी इस मौजू पे बात करेंगे। मेरे ख्याल से इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर हमें एक पूरा एक डिटेल्ड मेरे ख्याल से उसका जायजा लेते हैं तफसीली तरीके से, क्योंकि मैं भी आपकी बातें सुन के काफी सीख रहा हूँ। I'm sure नाजरीन भी पिकअप कर रहे होंगे, बड़ी अहम बातें हैं। तो बहरहाल हमारे आखिरी जो मौजू है आज का, उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो है इलेक्शन का इनेकाद 8 फरवरी 2024 को। अब इलेक्शन जो है वो तकरीबन यकीनी ही दिखाई दे रहा है। तमाम शकूक व शुबहात जो थे पहले, वो बड़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दूर कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। मैं तो पहली ये बात आपसे जानना चाहूंगा अबाउट स्टेबिलिटी। किस हद तक आप ये समझते हैं कि इलेक्शंस के इनेकाद से स्टेबिलिटी आ जाएगी पाकिस्तान में? जी पहली तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एंड दिस मे बी अ कंप्लीट कोइंसिडेंस के हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे हैं, और उनकी कल ही मुलाकात गालबन हुई है जो सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरी। स्टेट वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन से अमेरिका में। तो इट्स अ वेरी ह्यूज कोइंसिडेंस कि वो जैसे ही उनकी तस्वीर एक सोशल मीडिया पे आई है तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया इलेक्शन कमीशन को और कहा कि जी आज रात को इशू करें आप। वेरी मीनिंगफुल, ऑल्दो दिस मे जस्ट बी अ कंजेक्चर। दूसरी बात ये कि अच्छी बातें होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये स्केड्यूल जो है ईसीपी ने पहले क्यों नहीं इशू किया। अब ये एकदम इशू कर दिया, ऑल्दो उन्होंने अपनी मैंडेटेड लिमिट जो है 54 डेज बिफोर द इलेक्शन, दैट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड जो वो दे सकते हैं, और उन्होंने 54th डे को ही दिया है।
और उनका कहना ये है जी कि हम तो तैयार थे, लेकिन वो एक सियासी जमात ने जाके तो स्टे ऑर्डर ले आए कि जी वो हम जो हमारे आरओज होंगे वो ब्यूरोक्रेसी से होंगे, तो वो चाहते हैं कि जुडिशरी से हों, और जुडिशरी जो है वो लोअर जुडिशरी ने तो इनकार कर दिया जी कि हमारे पास तो नहीं है लोग। तो वो कहते हैं इस वजह से हम नहीं कर सके टाइम के ऊपर। बहरहाल वो 54 डेज के अंदर उन्होंने स्केड्यूल दे दिया। अब मसला ये है कि सिर्फ 3 दिन, यानी कि 20, 21 और 22, ये 3 दिन मिले हैं लोगों को और पार्टीज को। तमाम इंटरव्यूज कंप्लीट करें, तमाम टिकटें इशू करें, लोगों ने जो टिकट इशू करने से पहले जो भी पार्टी की फीस देनी है वो दें, ये सारा कुछ। अच्छा, फिर जो लोग हैं वो अपने लॉयर्स को अरेंज करें फॉर्म्स फिल करने के लिए, फिर वो जाएंगे आरओज के पास, फिर वहां जाके वो मतलब इट्स अ ह्यूज अंडरटेकिंग। तो मेरे ख्याल से ये जरा थोड़ा टाइट टाइम फ्रेम है। बहरहाल इसमें देखते हैं, लेकिन फिर ये को अपेरेंटली पेशावर हाई कोर्ट में भी कुछ चैलेंज हो गया है जी, आज चैलेंज हुआ है जी, बिल्कुल, और इसलिए अभी काफी सवालात बाकी हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि हम ये समझते हैं कि खुश आइंद चीज है। अगर इलेक्शन होते हैं, वक्त पे होते हैं, मुल्क में एक नई गवर्नमेंट आती है जो कि एक मुद्दत के लिए आएगी, तो कुछ जो थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी और एक बेयकीनी की कैफियत है वो कम होगी। हारून साहब, मेरे ख्याल से मैं तो कम से कम इसको बहुत वेलकम करता हूँ। और फेयर हो जाए इलेक्शन तो क्या ये बात है, अच्छी, सुभान अल्लाह हो जाएगा। लेकिन ये कि हो सही और एक नई गवर्नमेंट, ये केयर टेकर वाला सिलसिला जो वो निकले। तो मेरे ख्याल से हमारे आज के शो का वक्त भी खत्म हो चुका है, और आपसे भी इजाजत, नाज़रीन से भी इजाजत। नाज़रीन, आपको ये अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसके ऊपर कमेंट्स दीजिए। आप ये भी हमें मौज़ूआत का सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से इश्यूज के ऊपर आप मजीद बात सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। फील फ्री टू गिव अस योर कमेंट्स, और इसको शेयर भी करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस चैनल को, तो प्लीज बेल आइकॉन का बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारा हिस्सा बने। आप ही के लिए ये चैनल है, और आप इसका, हम इसका हिस्सा नहीं है, आप इसका असल में हिस्सा है। थैंक यू और खुदा हाफिज।